नमस्ते बच्चों, मैं आपकी एसएसटी की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपके सामाजिक अध्ययन में पाठ 16 मुगल साम्राज्य पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, आज से आपका थर्ड टर्म स्टार्ट हो रहा है और हम आशा करते हैं कि सभी बच्चे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, समझेंगे और साथ के साथ आप याद करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि सभी बच्चे एक कॉपी ले लीजिए और एक पेन अपने पास रखिए, क्योंकि इसमें जो महत्वपूर्ण जो पंक्तियाँ होंगी वो हम आपको, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे वो हम आपको साथ के साथ नोट कराते जाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जाम में उससे पार्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप अच्छे से उसका आंसर दे पाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए और पार्ट 16 निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सबसे पहले बच्चों देखिए, इसमें दे रखा है मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की शुरुआत कहाँ से हुई, तो सबसे पहले हम इसके बारे में आज जान लेते हैं। तो देखिए बच्चों, इतिहासकारों के मत से 1206 से 1526 तक भारत पर शासन करने वाले 5 वंश के सुल्तानों के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत ए हिंद, सल्तनत ए दिल्ली कहा जाता है। ये 5 वंश थे, उनके 5 वंशों के हम नाम बता रहे हैं कि किस वंश का कार्यकाल कितना रहा। सबसे पहला है गुलाम वंश, तो ये 1206 से 1290 तक रहा गुलाम वंश। इसके बाद आया खिलजी वंश। खिलजी वंश था 1290 से 1320 तक। उसके बाद जो तीसरा शासन था वह था तुगलक वंश का, और तुगलक वंश रहा 1320 से 1414 तक। इसके बाद आया सैयद वंश। सैयद वंश की शुरुआत हुई 1414 से 1451 तक, और उसके बाद था लोधी वंश। लोधी वंश की शुरुआत थी 1451 से 1526 तक। इनमें से पहले 4 वंश मूल रूप से तुर्क थे और आखिरी था अफगान। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक का साम्राज्य पूरे उत्तर भारत तक फैला था। इसके बाद खिलजी वंश ने मध्य भारत पर कब्जा किया, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप को संगठित करने में वह नाकाम रहा। उसने कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसे संगठित नहीं कर पाया। पर इसने भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दिल्ली सल्तनत मुस्लिम इतिहास के कुछ कालखंडों में है जहां किसी महिला ने सत्ता संभाली। 1526 में मुगल सल्तनत द्वारा इस साम्राज्य का अंत हो गया। तो दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो देखिए बच्चों, अब शुरू करने जा रहे हैं हम मुगल साम्राज्य। इस पाठ के बारे में हमने आपको थोड़ी सी जानकारी दे दी है कि मुगल साम्राज्य कैसे आया, क्योंकि इससे पहले थी दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में 5 शासक, 5 वंशों ने अपना राज्य किया, वो भी हमने आपको बता दिया। अब शुरू करने जा रहे हैं हम मुगल साम्राज्य। तो देखिए बच्चों, 1526 ईस्वी में बाबर ने आक्रमण करके अंतिम लोधी सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया, और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत काल का अंत हुआ और महान मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। तो सबसे पहले मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे बच्चों हम बाबर के बारे में। बाबर मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगाना का शासक था। बाबर कौन था? मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगाना का शासक। उसे वहां से खदेड़ दिया गया था। उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा किया। जब उसे उसके राज्य से खदेड़ दिया तो उसने कहां पर कब्जा किया? 1504 ईस्वी में काबुल पर कब्जा कर लिया। भविष्य में उसके विस्तार के लिए वहीं बस गया, यानी कि उसे और बढ़ाने के लिए वह काबुल में ही बस गया। वह भारत को अपने राज्य में सम्मिलित करना चाहता था,
जब दौलत खान लोधी ने उसे भारत आने का आमंत्रण दिया तो उसे अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का अवसर मिल गया, यानी कि वह अपने साम्राज्य का और विस्तार करना चाहता था। जब दौलत खान ने उसे आने का आमंत्रण दिया तो वो और महत्वाकांक्षी हो गया और अपने अवसरों को पूरा करने के लिए तत्पर हो गया। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से 9 गुना अधिक विशाल थी। कितनी थी? तो अगर एक क्वेश्चन ये भी बनता है बच्चों कि इब्राहिम लोदी की सेना बाबर की सेना से कितने गुना अधिक थी, तो आंसर आएगा आपका 9 गुना अधिक थी। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चों क्वेश्चन हैं जो आप नोट करते चलेंगे। फिर भी बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। देखिए 9 गुना अधिक शक्तिशाली थी उसकी सेना। किसकी सेना? इब्राहिम लोदी की। लेकिन यहाँ पर क्या किया? बाबर की सेना ने 9 गुना अधिक शक्तिशाली सेना को भी हार दे दी। बाबर की छोटी सी सेनापति कुशल थे, यानी कि जो सेना के सेनापति थे वो बहुत कुशल थे, जो सेना को तैनात करने में कुशल युद्ध नीति का प्रयोग करते थे। इतना ही नहीं, उसके पास तोपें थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्या था बाबर के पास? तोपें थी। एक नए प्रकार का शस्त्र था, एक नए प्रकार का, यानी कि इससे पहले तोपों के बारे में कोई नहीं जानता था। तोपें किसके पास थी? केवल बाबर के पास थी, जिसका प्रयोग वह अपनी युद्ध नीति में करता था तथा शत्रु के लिए विनाशकारी सिद्ध होती थी। कौन सी होती थी? तोपें होती थी। इन सबके साथ बाबर ने दिल्ली व आगरा पर अधिकार कर लिया। दिल्ली पर और आगरा पर किसने अधिकार कर लिया? बाबर ने कर लिया। कैसे कर लिया? अपनी छोटी सी सेना के सहयोग से कर लिया, क्योंकि बाबर की जो सेना थी वह कुशल थी और उसके सेनापति भी बहुत ही समझदार थे, जो अपनी छोटी सी सेना का नेतृत्व अच्छी प्रकार से करते थे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर ज्ञान कोश भी दे रखा है, इस पर भी ध्यान देंगे। बाबर 2 महान वंशावलियों का वंशज था, यानी कि माता की ओर से चंगेज खान तथा पिता की ओर से तैमूर का। हालांकि वह स्वयं और अन्य उत्तरकालीन मुगल तैमूर से संबंधित होना पसंद करते थे, चंगेज खान से नहीं। तो ये एक ज्ञान कोश है, ये आपको पता होना चाहिए कि बाबर कितने वंशावलियों से संबंधित था। तो 2 से था। एक कौन सा? एक तो चंगेज खान और एक मुगल तैमूर। दौलत खान ने यह आशा कभी भी नहीं की थी कि बाबर भारत में बस जाएगा, इसीलिए वह उसके विरुद्ध हो गया, किंतु बाबर ने उसे पराजित कर दिया। राणा सांगा ने भी बाबर को चुनौती दे दी, किंतु उसे भी खानवा के युद्ध में बाबर ने पराजित कर दिया। बाबर ने ग्वालियर, दौलतपुर, घाघरा आदि को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। देखिए कहाँ है, एक तरफ तो थी बाबर की छोटी सी सेना, और बाबर ने उसी छोटी सी सेना के बल पर क्या कर लिया? धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार वह करता हुआ चला गया। कैसे चला गया? कि उसने दौलत खां को भी पराजित कर दिया और उसने धीरे धीरे ग्वालियर को, दौलतपुर को और घाघरा को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया। भारत आने के पश्चात बाबर अत्यधिक दिनों तक जीवित नहीं रह पाया। उसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर एक और बनता है बच्चों कि बाबर की मृत्यु का काल कौन सा था, यानी कि सन कौन सा था? तो आप याद रखेंगे 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? उसका उत्तराधिकारी बना उसका पुत्र, जिसका नाम था हुमायूं। कुशल सेना नायक व प्रशासक होने के अतिरिक्त बाबर एक कवि व लेखक भी थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मुगल साम्राज्य में कवि और लेखक कौन से शासक रहे हैं, तो आपको नाम याद रखना है बाबर। मध्य एशिया में वह एक कवि के रूप में जाना जाता था। वह तुर्की व पारसी दोनों
भाषाओं का ज्ञाता था। एक क्वेश्चन बच्चों हमारा यहाँ भी बनता है कि तुर्सी व पारसी भाषा का ज्ञाता कौन सा शासक था? तो आपको नाम याद रखना है, आप नोट कर लीजिए, बाबर था। उसने तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा नामक एक आत्मकथा लिखी। तो तुजुक ए बाबरी अथवा बाबरनामा आत्मकथा किसने लिखी? बाबर ने स्वयं लिखी थी। इसे किसी मुस्लिम शासक द्वारा लिखित वास्तविक आत्मकथा कहा जा सकता है, यानी कि वास्तविक आत्मकथा कि उसने अपनी स्वयं की आत्मकथा, अपने जीवन में जो भी उसने देखा, जो भी घटनाओं को उसने सामने किया, जिस भी समस्या का सामना किया, वह उसने स्वयं अपने हाथों से लिखी। तो इसे वास्तविक आत्मकथा, यानी कि किसी ने नहीं देखा था, स्वयं उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें उसने अपने जीवन का विस्तृत वर्णन किया। उसने भारतीय भौगोलिक रचनाओं, पक्षियों, वृक्षों, फूलों, फलों, मानवादि के बारे में भी लिखा है। किसमें लिखा है? अपनी आत्मकथा में लिखा है कि भौगोलिक रचना, यानी कि भारत की भौगोलिक रचना कैसी है और पक्षी कैसे हैं, वृक्ष कैसे हैं, फूल पत्तियां कैसी हैं। तो इन सब के बारे में भी बाबर ने अपनी आत्मकथा में वर्णन किया है। उसने आगरा, सीकरी तथा धौलपुर में बहुत से बाग बनवाए। उसकी रुचि पोलो खेलने में थी। एक पोलो गेम होता है बच्चों, एक पोलो खेल होता है जिस पर खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर एक स्टिक के माध्यम से गोल करता है, उसे कहते हैं पोलो। आगे चलते हैं बच्चों। आप पढ़ेंगे हम हुमायूं के बारे में, क्योंकि बाबर के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बाबर ने किस तरह से धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? हुमायूं बना, जो कि उसका पुत्र था। अब पढ़ने जाएंगे बच्चों हम हुमायूं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हुमायूं बाबर के 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। अन्य 3 पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे कामरन, हिंदल तथा अस्करी। उन्हें हुमायूं की तुलना में कम क्षेत्र प्राप्त हुआ था। वे इस बात से अप्रसन्न थे तथा हुमायूं के लिए समस्या खड़ी करते रहते थे। देखिए, आपस में जो भाई थे तो ये आपस में बहुत ज्यादा जलन रखते थे और सबसे बड़ा जो था वो हुमायूं था, जो आगे चलकर क्या बना? अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी बना। और इसमें क्या था कि जो 3 पुत्र थे, कामरन, हिंदल तथा अस्करी, तो वो क्या करते रहते थे? अपने भाई के सामने ही समस्या खड़ी करते रहते थे। अपने साम्राज्य की स्थापना के पश्चात बाबर अधिक समय तक जीवित नहीं रह सका, इसीलिए वह एक उपयुक्त प्रशासन व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सका। यह कार्य किया किसने? हुमायूं ने किया। हुमायूं को अफगानों, राजपूतों तथा गुजरात से खतरा था। हुमायूं ने 1532 ईस्वी में शेर शाह सूरी को तथा 1534 ईस्वी में गुजरात तथा मालवा को पराजित किया। तो 1532 ईस्वी में किसको पराजित किया हुमायूं ने? शेर शाह सूरी को किया। और 1534 ईस्वी में किया गुजरात तथा मालवा को। जब वह अपने साम्राज्य को संगठित करने में व्यस्त था, तब शेर शाह सूरी ने अपनी शक्तियों को एकत्रित करके 1539 ईस्वी में चौसा में तथा 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं को पराजित कर दिया। देखिए, पहले क्या था? पहले हुमायूं ने शेर शाह को पराजित किया था, लेकिन फिर शेर शाह ने क्या किया? अपनी शक्तियों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में 1540 ईस्वी में कन्नौज में हुमायूं को पराजित कर दिया। उसने हुमायूं को उसके राज्य से खदेड़ दिया। किसने खदेड़ दिया? शेर शाह सूरी ने हुमायूं को उसके राज्य से खदेड़ दिया। कब खदेड़ा था? जब वह 1540 ईस्वी में कन्नौज में पराजित कर दिया गया था। अब हुमायूं राज्यहीन हो चुका, यानी कि उसके पास कोई भी राज्य बाकी नहीं रहा। वह सिंध भाग गया। कहां भागा? सिंध भागा। कौन भागा? हुमायूं भागा। ठीक है, तो एक एक बात बच्चों ध्यान पूर्वक सुनते रहेंगे और नोट भी करते रहेंगे। जब वह बहुत कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तब उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया।
जब वह कष्टों से घिरा था, समस्याओं से घिरा था, तब उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था अकबर। अकबर था हुमायूं के पुत्र का नाम। आने वाले समय में उसका यह पुत्र मुगल साम्राज्य का महान शासक बना। हुमायूं पारस गया और वहां के शासक से सहायता मांगी। कहाँ गया हुमायूं? पारस गया और वहां के जो शासक थे उससे क्या मांगी थी? सहायता मांगी। वहां के शासक की सहायता से हुमायूं शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह को पराजित करके 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर आसीन हो गया। देखिए, सब पहले क्या हुआ था? पहले तो शेर शाह सूरी को हुमायूं ने हरा दिया था और फिर क्या किया? शेर शाह सूरी ने अपनी शक्तियों को एकत्रित किया और फिर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और उसके ऐसा राज्यहीन कर दिया कि वह काफी समय तक परेशान रहा। और उसने क्या किया? फिर हुमायूं पारस गया और वहां के शासक से सहायता मांगी। वहां के शासक की सहायता से हुमायूं शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी जो थे इस्लाम शाह को पराजित करके 1555 ईस्वी में दोबारा दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया था, यानी कि अपना अधिकार उसने जमा लिया था। किंतु इस बार भी वह अपनी सफलता का उत्साह नहीं मना पाया, क्योंकि 1526 ईस्वी में दिल्ली में सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। तो अक्सर बच्चों यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलो खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी, उस शासक का नाम बताइए, या सीढ़ियों से गिरकर जिस शासक की मृत्यु हुई थी उसका नाम बताइए। तो आप ये छोटी छोटी जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको आप नोट डाउन करते जाएंगे, क्योंकि जो पोलो खेलते हुए मृत्यु हुई थी वो बाबर की हुई थी और सीढ़ियों से गिरकर जो मृत्यु हुई थी वो उसके पुत्र हुमायूं की हुई थी। आगे चलते हैं बच्चों। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र अकबर बना। अब देखिए बच्चों, अब आता है शेर शाह सूरी। तो हम इसको सब अब पढ़ने जा रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। हमने बाबर पढ़ लिया, हमने उसका जो उत्तराधिकारी था उसका बेटा हुमायूं, हमने हुमायूं के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शेर शाह सूरी के बारे में। यद्यपि शेर शाह सूरी एक मुगल शासक नहीं था। देखिए, मुगल शासक नहीं था। कौन नहीं था? शेर शाह सूरी। कैसे नहीं था? अब देखते हैं। फिर भी यहाँ पर उसका जिक्र करना अनुचित होगा। अगर हम उसका जिक्र नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। फरीद खान बिहार के सासाराम में एक अफगानी जागीरदार का पुत्र था। फरीद खान, देखिए फरीद खान था, किसका नाम? शेर शाह सूरी का जो असली नाम था वो था फरीद खान। और बिहार के सासाराम में एक अफगानी जागीरदार का पुत्र था। अफगानी था वो, और उसके पिता क्या थे? जागीरदार थे, और जागीरदार का वह पुत्र था फरीद खान, जिसे शेर शाह सूरी के नाम से हम जानते हैं। एक बार उसने अकेले ही एक शेर को मार गिरा दिया। इसीलिए बिहार के शासक ने उसे एक नया नाम दिया, जिसका नाम पड़ा शेर शाह सूरी। वह एक महत्वाकांक्षी नवयुवक था। वह युद्ध नीतियों को सीखने के लिए बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ था। उसने क्या था? युद्ध की नीति जानने के लिए वह क्या किया? उसने बाबर की सेना में भी भर्ती हो गया। बाबर की मृत्यु के पश्चात उसने अपने राज्य बिहार व बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया। देखिए, बाबर की मृत्यु जब हो गई थी तो उसके बाद क्या किया? शेर शाह सूरी ने बिहार व बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया, यानी कि अब उस पर किसी का भी अधिकार नहीं था। उसने एक विशाल सेना संगठित करके इन स्थानों पर नियंत्रण कर लिया। 1532 ईस्वी में हुमायूं ने उसे पराजित किया। किसने पराजित किया? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने शेर शाह सूरी को पराजित कर दिया, लेकिन उसने अपनी सेना को पुनः व्यवस्थित किया। किसने किया? पराजित तो हुमायूं ने शेर शाह सूरी को कर लिया, लेकिन उसने क्या किया? धीरे धीरे
अपनी सेना को और ज्यादा शक्तिशाली बना लिया, व्यवस्थित कर लिया। उसने 1539 ईस्वी में तथा 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त किया। कौन से युद्ध में किया था? इससे पहले हमने आपको पढ़ा था कन्नौज का युद्ध, जिसे हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं, और भारत का सम्राट बन गया। 1539 ईस्वी में तथा 1540 ईस्वी में हुमायूं को परास्त करके भारत का सम्राट बन गया। कौन बन गया था? शेरशाह सूरी। उसने एक विशाल क्षेत्र पर शासन किया, जो पश्चिम में झेलम से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक तथा उत्तर में हिमालय से दक्षिण में मालवा तक फैला था। शेरशाह सूरी मात्र एक योग्य सेना नायक ही नहीं, बल्कि एक योग्य प्रशासक भी था। उसने एक प्रभावशाली नागरिक सैन्य तथा राजस्व प्रशासन की भी स्थापना की। तो प्रभावशाली नागरिक सैन्य तथा राजस्व प्रशासन की स्थापना। अब देखिए ज्ञान कोश भी है यहाँ पर बच्चों। सबसे पहले ज्ञान कोश की ओर देख लेते हैं। शेरशाह सूरी ने अपराधों को रोकने के लिए एक अनोखा कानून बनाया। यदि कहीं कोई लूट होती थी तो गांव के मुखिया को विपत्तिग्रस्त व्यक्ति को हर्जाना देना पड़ता था। इस कारण गांव का मुखिया किसी भी अपराध के प्रति सचेत रहता था। यानी कि अगर गांव में किसी के भी, उसने क्या किया था, एक अनोखा कानून बनाया था कि अगर गांव में ये किसी भी प्रकार से किसी की यहाँ भी चोरी हो जाती थी तो उसका हर्जाना कौन भरता था? उसका हर्जाना गांव का मुखिया भरता था। तो इसीलिए मुखिया क्या था? मुखिया और सतर्क हो गया और इस पर वह विशेष रूप से ध्यान देने लगा कि किसी के घर चोरी जैसी वारदातें ना हो, क्योंकि हर्जाना किसको भरना पड़ता था? मुखिया को ही भरना पड़ता था। तो देखिए अब पढ़ते हैं बच्चों नागरिक प्रशासन। नागरिक प्रशासन क्या था? तो उसने चांदी के नए सिक्के जारी किए। ये क्वेश्चन भी बार बार बच्चों पूछा जाता है कि चांदी के, मुगल साम्राज्य में चांदी के नए सिक्के किसने जारी किए? तो उसका नाम था शेरशाह सूरी। उस शासक का नाम आप याद रखेंगे कि मुगल साम्राज्य में चांदी के सिक्के किसने जारी किए थे? तो शेरशाह सूरी ने चांदी के सिक्के जारी किए थे, जिसे रुपया कहा गया। उसने व्यापार के विस्तार के लिए प्रयास किए, जिसके लिए उसने अपने साम्राज्य में सड़कों का निर्माण करवाया। उसने सड़कों के दोनों किनारों पर वृक्ष भी लगवाए। उसने धर्मशालाओं का निर्माण करवाया तथा डाक को सुविधा पूर्वक भेजने के लिए निश्चित दूरियों पर डाक चौकियां भी बनवाई। तो देखिए शेरशाह सूरी ने बहुत से अपने जीवन में कार्य किए थे, जो आप इस प्रकार पढ़ भी रहे हैं कि सड़कों का निर्माण कराना, वृक्ष लगवाना, धर्मशालाओं का निर्माण करवाना, डाक चौकियां बनवाना, और ये उसके महत्वपूर्ण कार्यों में से एक रहे थे। अब देखिए बच्चों वर्तमान में जिसे ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड भी कहते हैं, उसका निर्माण भी शेरशाह सूरी ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ भी बनता है कि जीटीजी रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो वह था शासक शेरशाह सूरी। उसने कोलकाता को लाहौर से जोड़ने के लिए, किसको? कोलकाता को लाहौर से जोड़ने के लिए जीटीजी रोड का निर्माण करवाया था। इसके अतिरिक्त उसने आगरा को जोधपुर से, दिल्ली को बुरहानपुर से, दिल्ली को जौनपुर से, लाहौर को मुल्तान से तथा अन्य स्थानों को जोड़ने के लिए सड़कें बनवाई। तो क्या करता था शेरशाह सूरी जो था, वो सड़कों का निर्माण करवाता था, धर्मशालाओं का निर्माण करवाता था, और अपने राज्य में उसने अनेक और ऐसे महान कार्य भी किए हैं। शेरशाह सूरी अपने प्रशासन का मुखिया था तथा सभी शक्तियां उसमें निहित थी। वह मंत्रियों व अधिकारियों के सहयोग से शासन करता था। किसके सहयोग से शासन करता था? मंत्रियों व अधिकारियों के सहयोग से। उसके मुख्य अधिकारी कौन थे? सिकदार, मुंसिफ तथा काजी थे। अब क्वेश्चन बच्चों यहाँ भी बनता है कि शेरशाह सूरी के मुख्य अधिकारी कौन थे? तो उसमें 3 के नाम आएंगे, एक तो सिकदार, मुंसिफ और काजी। उसके साम्राज्य को प्रांतों में तथा प्रांतों को सरकारी क्षेत्रों में बांटा गया, यानी कि सरकारों में। सरकारों क्या? क्षेत्र कहा जाता है। प्रत्येक सरकार में कुछ परगना यानी कि जिला थे,
जो बहुत से ग्रामों से मिलकर बने थे। ग्राम का मुखिया मुकदम कहलाता था। कोतवाल का कार्य जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना था। अब पढ़ेंगे बच्चों राजस्व प्रशासन। लोगों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए शेरशाह सूरी भूमि कर का संग्रह अधिकारियों के माध्यम से करवाता था। क्या करवाता था? लोगों के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने के लिए, तो यानी कि आमने सामने वह व्यक्तियों की परेशानियों को, समस्याओं को सुनता था। तो इसके लिए उसने क्या किया? शेरशाह सूरी भूमि कर का संग्रह अधिकारियों के माध्यम से करता था, यानी कि उस पर जो भूमि पर जो कर लगाया जाता था वह अधिकारियों के माध्यम से करवाता था। उसने उचित कर संग्रह के लिए कृषि भूमि की माप करवाई। वह भेष बदलकर अपनी प्रजा से मिलने जाता था। तो क्या करता था? शेरशाह सूरी क्या करता था? भेष बदलकर अपनी प्रजा से मिलने जाता था ताकि उनकी समस्याओं का समाधान वह आम नागरिक बनकर कर सके। वह इस बात का भी ध्यान रखता था कि कृषकों को बेकार में किसी प्रकार का कष्ट ना हो, यानी कि कृषि करने वाले जो किसान थे उन्हें भी वह कष्ट नहीं देना चाहता था। अब देखते हैं बच्चों सैन्य प्रशासन। शेरशाह सूरी जानता था कि सैनिकों को संतुष्ट रखना अत्यंत आवश्यक था। वह उनका वेतन समय पर नकद भुगतान करता था। उसने सैनिकों के संपूर्ण विवरण तैयार करवाए थे। घोड़ों को चिन्हित किया गया था। सैन्य प्रशासन ने उसने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी की जो भी नीतियां थी वह उसने अपने शासन में भी चलाई थी। किसने? शेरशाह सूरी ने। 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। मृत्यु कब हुई शेरशाह सूरी की? 1545 ईस्वी में। उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र इस्लाम शाह बना, जो एक दुर्बल शासक था, यानी कि वह दुर्बल था, इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि उसके पिता शेरशाह सूरी थे, जिसे 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पराजित कर दिया और फिर से दिल्ली पर अपना शासन कर लिया। अब पढ़ने जा रहे हैं बच्चों हम अकबर के बारे में। देखिए हमने सबसे पहले बाबर पढ़ा, बाबर के बाद हमने हुमायूं पढ़ा, हुमायूं के बाद हमने शेरशाह सूरी के बारे में जाना। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में। तो निसंदेह यह कहा जा सकता है कि अकबर भारत में जन्म लेने वाले महान शासकों में से एक था। अकबर बहुत शक्तिशाली शासक था। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। जब उनके पिता की 56 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई तब वह मात्र 13 वर्ष के थे। वह राज्य के कार्यों को समझने के लिए बहुत छोटा था, इसीलिए बैरम खान को उसका राज प्रतिनिधि बनाया गया। बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में शेरशाह सूरी के वंशज, यानी कि शेरशाह सूरी के जो वंशज थे, हेमू को पराजित किया और दिल्ली तथा आगरा पर कब्जा कर लिया। कुछ वर्षों पश्चात अकबर ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उसने ग्वालियर, अजमेर तथा जौनपुर पर विजय हासिल की। 1561 ईस्वी में उसने मालवा पर अधिकार स्थापित कर लिया, किंतु वह मात्र बल पर विश्वास नहीं रखता था, इसीलिए उसने राजपूतों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया। उसने विवाह संबंधों की नीति भी अपनाई तथा राजपूतों को मुगल सत्ता का स्वीकार करने की स्थिति में उनके राज्य में शांतिपूर्ण राज्य करने की अनुमति प्रदान की। देखिए बच्चों, इसमें जो अकबर हैं उनकी जो जीवन काल में उनके कार्य रहे हैं, बहुत महान कार्य रहे हैं, बहुत अच्छे कार्य रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे कार्य किए जो सराहनीय थे। तो उसने स्वयं अम्बेर की एक राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से विवाह किया। उसने राजपूतों जैसे राजा मान सिंह, राजा टोडरमल आदि को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए। अम्बेर, कलिंजर, बीकानेर, जैसलमेर आदि राजपूतों ने राज्य ने उसके साथ शांति बनाए रखी थी। तो देखिए हमने जाना अकबर के बारे में कि अकबर कितने महान शासक थे। उन्होंने क्या किया
एक राजपूत राजकुमारी से विवाह किया जिनका नाम था जोधाबाई, और मात्र 13 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया और उसे निरंतर आगे बढ़ाते चले गए, और भारत के एक महान शासक के रूप में अकबर को आज भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको जो भी बातें हमने इस पार्ट में समझाई हैं, इस भाग में समझाई हैं, वो आपको अच्छे से आ गई होंगी। अब आपको क्या करना है, घर पर ही इसको अच्छे से रीडिंग करना है और इसके एक एक सन को अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।